तो नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे फिर से एक बार। सो आई होप कि आप जितनी भी हम लोगों ने अभी तक वीडियोस बना ली है रेस्ट एपीआईज़ वाली सीरीज़ में, आप उन सारी वीडियोस को फॉलो करते हुए आ रहे हो। और अगर नहीं आ रहे हो तो बस मैं एक क्विक रिकैप देता हूँ कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है रेस्ट एपीआईज़ के अंदर। ठीक है, तो अगर आप ये पीपीटी देखोगे, हम लोगों ने एक पीपीटी बनाई थी, तो हम लोगों ने अभी कवर कर लिया था इसके अंदर रिसोर्स डोमेन ड्रिवन डेवलपमेंट, एचटीटीपी मेथड्स, वर्जनिंग, ठीक है, कंटेंट नेगोशिएशन, पेजिनेशन, फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग, ठीक है, हेटीओएस, एरर हैंडलिंग एंड रेट लिमिटिंग। तो अभी तक हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। ठीक है, अब आने वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैशिंग क्या होती है, सिक्योरिटी क्या होती है, एंड डॉक्यूमेंटेशन हम लोग कैसे बना सकते हैं अपने रेस्ट एपीआईज़ का। ओके, सो सॉरी गाइज़ अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट लग रही है, फिर सुनने में दिक्कत आ रही है क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है और कुछ ऐसा लगता है ऑडियो इशू, तो प्लीज़ बताना मेरे को। हालांकि नहीं होना चाहिए ऑडियो इशू। तो ठीक है, शुरू करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैशिंग के बारे में। ठीक है, और ठीक है, कैशिंग एंड आई विल ट्राई टू कवर डॉक्यूमेंटेशन एज वेल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, क्योंकि मैंने कैशिंग और डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आप मेरे चैनल पे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, अब यहाँ पे फ्लैश होते हुए दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कि मैंने एक वीडियो बनाई थी स्प्रिंग बूट कैशेज़ यूजिंग हेज़ल कास्ट। ठीक है, तो उसमें मैंने कैशिंग के बारे में डिटेल में आप लोगों को बता रखा है कि हम लोग कैसे अचीव करते हैं कैशिंग। ठीक है, और कैसे हेज़ल कास्ट का यूज़ करके हम लोग अपनी कैशिंग को और पावरफुल बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने वो सारी चीज़ें बात कर रखी हैं। हालांकि आज की वीडियो में भी हम बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है, बट अगर आपको डीप डाइव करना है या फिर आपको अभी इस वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको चाहते हो आप डायरेक्टली यार मैं कैशिंग देखने के लिए आया हूँ तो मैं कैशिंग ही देखूँ, तो मैं आपको आई बटन पे ऊपर लिंक दे दूँगा। ठीक है, डायरेक्टली आप उस वीडियो पर जाके उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली मैंने डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड एक वीडियो बना रखी थी। ठीक है, ओपन एपीआई 3 विद स्वैगर ऐसा करके कुछ था, मैं वही फ्लैश कर दूंगा कि मैं किस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि उस वीडियो में बहुत कम व्यूज़ है, पता नहीं क्यों, बट उसमें चीज़ें मैंने बता रखी हैं। ठीक है, तो आज भी हम बात करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में, बट अगर आपको और डेप्थ में चाहिए, क्योंकि मैं आज उतना डेप्थ में नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, हम बस देखेंगे कैशिंग में कि हम लोग कैशिंग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट आपको एक एग्जांपल देने के लिए, ठीक है, कि एपीआईज़ में कैशिंग कैसे होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उस कैशिंग को आपको और कैसे अपने अकॉर्डिंग ढालना है या फिर अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करने हैं उसमें, तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, और अगर आपको वो सारी चीज़ें जाननी है कि कैसे करते हैं, किस मीडियम के थ्रू करते हैं, तो उसके लिए आपको वो वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। सिमिलरली डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं आपको जस्ट एक सिंपल एग्जांपल दूंगा कि कैसे हम लोग डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। ठीक है, रेस्ट एपीआईज़ का, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उस वीडियो में जाके और डेप्थ में जाके समझ सकते हो कि हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का हमको ध्यान देना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का नहीं देना चाहिए। स्टिल अगर आपको कोई इशू आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। अगर आपको चाहिए एक डेडिकेटेड वीडियो जिसमें मैं सब कुछ कवर करूँ सिर्फ कैशिंग के बारे में, हालांकि मैंने कर रखा है, बट स्टिल अगर आपको ज़रूरत लगती है या फिर आपके कोई डाउट्स हैं, ठीक है, तो मैं उन डाउट्स को कवर करते हुए एक डेडिकेटेड वीडियो कैशिंग के ऊपर और बना दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिम फॉर द डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट। अगर आप चाहते हो कि मैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊं आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो, अगर आप लोगों ने वो देख ली वीडियो, जो एग्जिस्टिंग वीडियो है, अगर आपने वो देख ली है, स्टिल आपको डाउट्स हैं, आपको क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं उनको कवर करते हुए एक डेडिकेटेड स्क्रैच से उन वीडियोस को इम्प्लीमेंट करते हुए आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आज की हम लोग बात करेंगे, तो आज हम लोग बस ऊपर ऊपर से देखेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम लोग देखेंगे सिक्योरिटी। ठीक है, कि कैसे हम लोग अपनी एपीआईज़ में सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो सिक्योरिटी का एक अलग से वीडियो रहेगा। हालांकि आज हम बात करने वाले हैं कैशिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधे बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ। तो अगर मैं आपको दिखाऊं हमारा एग्जिस्टिंग कोड क्या था। ठीक है, हम लोगों ने एरर हैंडलिंग की बात कर ली थी, हमने रेट लिमिटिंग की बात कर ली थी। ठीक है, जिनको नहीं पता वो पिछली वाली वीडियो जाके देख सकते हैं कि रेट लिमिटिंग हमने कैसे लगाया था यूजिंग लाइव एग्जांपल, और हम लोगों ने टेस्ट करके भी देखा था, तो आप लोग सब जाके देख सकते हो प्रीवियस वीडियोज़ को। ठीक है, हालांकि अभी हम आते हैं कैशिंग के ऊपर। अच्छा ठीक है, तो कोड आपको पता ही है, नहीं पता तो आप एक बार कोड वाला समझ लेना। कोड वाली वीडियो भी मैंने बना रखी है रेस्ट एपीआईज़ वाली सीरीज़ में, आई थिंक वो सेकंड वीडियो है जिसमें मैंने पूरे कोड को समझा रखा है। ठीक है, हम लोग इस कोड में क्या कर रहे हैं, हम लोग इस कोड में एम्प्लॉय के डेटा के साथ छेड़खानी कर रहे हैं यूजिंग डिफरेंट एपीआईज़। ठीक है जी, ठीक है ना। अब हमको एपीआईज़ ऐसे डिज़ाइन करनी चाहिए
कि हमारी एपीआईज कैपेबल हो सेम टाइप का डेटा मल्टीपल टाइम्स अगर आ रहा है तो उसको हैंडल कर सके हमारी एपीआई। तो ये एक रूल होता है रेस्ट एपीआईज का, ठीक है। मतलब अगर आपको अपनी एपीआईज को रेस्ट एपीआईज कहलवाना है तो आपको अपनी एपीआईज को इतनी पावर देनी होगी कि वो रिजेक्ट कर सके सेम टाइप की मल्टीपल रिक्वेस्ट, ठीक है। हालांकि अब आप पूछ रहे होंगे यार कि रेट लिमिटिंग और फिर कैशिंग में क्या डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है। अगर आपको इसके डिफरेंस के बारे में जानना है, मैंने रेट लिमिटिंग वाली वीडियो में बात कर रखी है, ठीक है। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो, ठीक है जी, ठीक है। हालांकि अभी हम बात करेंगे डेडिकेटेड कैशिंग के ऊपर। अच्छा, अब कैशिंग होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो वो क्वेश्चन आता है कि कैशिंग होता क्या है। तो मैं आपको कैशिंग समझाता हूँ एक सबसे ईजी एग्जाम्पल से, ठीक है जी। हम लोग लेंगे दो सर्विसेज जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं हम लोग, सर्विस ए एंड सर्विस बी, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब सर्विस ए को सर्विस बी से कुछ आइटम चाहिए, ठीक है। मतलब वो सर्विस बी की एपीआईज यूज़ करना चाह रहा है, ठीक है, उसको कुछ डिटेल्स चाहिए। बट सर्विस बी बोल रहा है कि ठीक है मैं तेरे को डिटेल्स दूंगा, बट जब तेरी रिक्वेस्ट आएगी मैं उसको प्रोसेस करूंगा एंड देन उसके बाद मैं कुछ कुछ करूंगा बैकएंड में एंड देन फिर मैं तेरे को डिटेल्स ला के दूंगा, ठीक है। बट भाई उसके लिए तो तेरे को थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, लेट्स से कुछ सेकेंड वेट करना पड़ेगा। अब सर्विस ए ने बोला नहीं यार ऐसा कैसे हो गया, मेरे को जल्दी जल्दी डेटा चाहिए क्योंकि मेरा क्लाइंट तो वेट कर रहा है। अगर तू इतना टाइम लगाएगा डेटा देने में तब तो मेरा क्लाइंट नाराज़ हो जाएगा, है ना। सर्विस ए की तो शिकायत ही हो जाएगी, ठीक है। तो अब सर्विस बी इस चीज़ को कैसे हैंडल करे, ठीक है, ताकि सर्विस ए जल्दी डेटा रिस्पॉन्स ले ले और सर्विस ए का क्लाइंट खुश हो जाए। तो इन दोनों के बीच में एक डील होगी, ठीक है। तो सर्विस ए बोलेगा मुझे जल्दी डेटा चाहिए, तो सर्विस बी बोलेगा ठीक है, अगर तू एक रिक्वेस्ट भेज रहा है एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए, ठीक है, तो उस रिक्वेस्ट को पहली बार प्रोसेस करने में मैं टाइम लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो नई रिक्वेस्ट है उस पर्टिकुलर यूज़र के लिए, ठीक है जी। बट एक बार मैंने उसको प्रोसेस कर लिया तो मैं उसको अपने एक टेम्प्रेरी मेमोरी में स्टोर कर दूंगा उस पर्टिकुलर यूज़र के डेटा को, ठीक है, कि भैया ये यूज़र ने पर्टिकुलर डेटा मांगा था, ठीक है, अब ये प्रोसेस करके मैंने उसको दे दिया है, ये तब तक मेरे टेम्प्रेरी डेटा में रहेगा, ठीक है। अब ए ने बोला ठीक है भाई, तूने पहली बार प्रोसेसिंग करने में टाइम लगाई, कोई दिक्कत नहीं हम झेल लेंगे, बट जब मैं नेक्स्ट टाइम से मांगूँ तो तेरे को तुरंत मेरे को रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। तो बी ने बोला ठीक है, मैंने उसको टेम्प्रेरी डेटा में स्टोर कर लिया है, अब तू कभी भी मांग, अब मैं वो प्रोसेसिंग में टाइम लगाऊंगा ही नहीं। मैं क्या करूँगा, जो डेटा मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा है अपनी टेम्प्रेरी मेमोरी में, मैं तेरे को वही दे दूंगा, क्योंकि तू सेम यूज़र के लिए तो रिक्वेस्ट भेज रहा है ना, ठीक है। तो सर्विस ये बोलता है हाँ यार ये तो बढ़िया चीज़ है, तू ऐसा कर दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कर, मैं अगर सेम यूज़र अगर बार बार तेरा कुछ डिटेल मांगना चाह रहा है तो ऐसा कर, तू एक बार उसको प्रोसेस करने में टाइम लगा ले, एक बार में वो रुक जाएगा, हम हैंडल कर लेंगे। बट जब वो बार बार मांगना चाह रहा है तो उसको रुकवा मत, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, बी ने उसका डेटा पहली बार में टाइम लगा के प्रोसेस किया, बट उसको प्रोसेस करने के बाद स्टोर कर लिया अपनी मेमोरी में टेम्परेरीली, नॉट परमानेंट, ठीक है, स्टोर कर लिया उसको टेम्परेरीली अपनी मेमोरी में। अब अगली बार से जब जितनी बार भी वो यूज़र इस एपीआई को कॉल कर रहा था उसको डेटा मिल जा रहा था, है ना, कितना ही सिंपल है। तो कैशिंग यही है। कैशिंग में क्या होता है, अगर हमको किसी एपीआई को प्रोसेस करते टाइम बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसका एक डेटा कैश करके रख सकते हैं, ठीक है। मतलब लेट्स से अगर मेरी एपीआई थी, हम अपने कोड से समझते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं लेट्स से ये वाली एपीआई, ठीक है, फेच एम्प्लॉय बाय आईडी वाली एपीआई, ठीक है। अब इस एपीआई में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एपीआई में हम लोग आईडी के बेसिस पे एम्प्लॉयज़ को फेच करके ला रहे हैं, करेक्ट हो गया जी, ठीक हो गया। अब मान लो, ठीक है, अब मान लो लेट्स से मेरे पास ये रिक्वेस्ट बार बार आ रही है, एक बंदा है यूज़र ए है, जैसे लेट्स से मैं यूज़र हूँ, ठीक है, मैं बार बार ये फेच एम्प्लॉय बाय आईडी वाली एपीआई कॉल कर रहा हूँ, मेरा कुछ ऐसा काम है, मेरे को इसकी ज़रूरत पड़ रही है बार बार, ठीक है। बट लेट्स से ये डेटा फेच करके तो ला रही है और इसमें और भी काम कर रही है, इसके अंदर कुछ और बिजनेस लॉजिक भी लगे हुए हैं, ठीक है, जो कि बहुत टाइम लगा रहा है, ठीक है, प्रोसेस करने में चीज़ों को। लेट्स से अगर इसमें कोई बिजनेस लॉजिक लगा हुआ है, बिजनेस लॉजिक लगा हुआ है, बिजनेस लॉजिक मतलब कुछ भी हो सकता है कि क्या पता वो डेटा का स्टोर कहीं और कर रहा है, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा कहीं और भी स्टोर कर रहा है या फिर कुछ भी प्रोसेस कर रहा है जिसमें उसको प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है। तो उसको साइमुलेट कराने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए, लेट्स से उसको लग रहे हैं कुछ कितने सेकेंड्स, 36 सेकेंड्स लग रहे हैं लेट्स से, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये साइमुलेट करवा रहा हूँ कि
कि क्या हो रहा है, जैसे ही ये API कॉल हो रही है, ठीक है, क्या होगा, बिजनेस लॉजिक कुछ होगा पीछे, वो API प्रोसेस करेगी, ठीक है, एंड देन उसके बाद एम्प्लॉय का डेटा लाके उसको दे देगी। ठीक है जी, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब कोई मेरी इस API को एक्सेस करेगा, उसको ये 36,000 सेकेंड रुकना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके उसको डेटा मिलेगा। ठीक है, तो क्या ये अच्छी अप्रोच है? नहीं, क्योंकि बार बार वो कॉल करेगा इस API को, तो बार बार उसको रुकना पड़ेगा। हम लोग इसको चला के भी देखते हैं, आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ठीक है, तो मैंने एप्लीकेशन को रन किया और मैं पोस्टमैन भी लगे हाथ खोल लेता हूँ। ठीक है, हम फैच एम्प्लॉय बाय ID की बात कर रहे थे। ठीक है जी, अब मैंने एप्लीकेशन रन करी, बट ये क्या फट गया, JDBC URL अच्छा मेरा डेटाबेस बंद है, सॉरी गाइस, मैं अपना डेटाबेस ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने अपना डेटाबेस ऑन कर लिया। आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम अगेन। ठीक है, अब चल रहा है हमारा एप्लीकेशन। अब मैं क्या करूँगा, लेट्स से मुझे सेकंड एम्प्लॉय का डेटा निकाल के लाना था। अब मैंने क्लिक तो करा, बट आप देखोगे यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर इतना लंबा रुकना पड़ेगा हमको, 36,000 सेकेंड हमको रुकना पड़ जाएगा। ओ माई गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है ना। तो हम अब क्या है, ये बार बार इतना रुकेगा तो बड़ी दिक्कत है, क्लाइंट को तो दिक्कत हो जाएगी, इतना हैंग हो जाएगा इतना रुकेगा तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं कैशिंग को। अभी हम करके देखेंगे। आई थिंक कि 36,000 घंटे बहुत हो गए, लेट्स से इसको 3600 कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको फिर से रीरन कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम लोग इसको फिर से रीरन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसको कितना टाइम लगा, 3.94 सेकेंड लगे। ठीक है, अभी जितनी बार भी क्लिक करेगा इसको 3.94 सेकेंड्स ही लगते रहेंगे। ठीक है, जितने बार उस API को क्लिक कर, मतलब 3 सेकेंड्स के आसपास लगते रहेंगे। ठीक है, मैं तिबारा क्लिक करूँगा, तिबारे में भी इतना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया किसको, कैशिंग को। तो कैशिंग क्या करेगा, जब पहली बार उस एम्प्लॉय का डेटा कोई पर्टिकुलर यूज़र एक्सेस करना चाह रहा है, ठीक है, तो पहली बार तो प्रोसेसिंग में टाइम लगाएगा, बट अगली बार जैसे ही वो मांगेगा तुरंत दे देगा, क्योंकि उसने कैश करके रख लिया टेम्प्रेरी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, वो टाइम, जो टाइम प्रोसेसिंग टाइम था उसको रिड्यूस कर दिया। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक आइडिया आ रहा होगा कि, या फिर क्वेश्चन आ रहा होगा कि लेट्स से अगर किसी ने ये डेटा ही चेंज कर दिया है, ठीक है, अभी डेटा तो असली में बैकएंड में चेंज हो चुका है। ठीक है, लेट्स से सेकंड एम्प्लॉय का डेटा कुछ चेंज हो चुका है बैकएंड में, बट यार सर्वर बी ने तो उसका टेम्परेरी डेटा कहीं मेमोरी में स्टोर कर रखा था, वो तो पुराना डेटा होगा, बट अब DB में तो उसका डेटा अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो उसको अपडेटेड डेटा कैसे मिलेगा, ओ माय गॉड, उसको तो पुराना ही मिलेगा, क्योंकि मेमोरी में जो सेव हो रखा है वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, तो मेमोरी से भेज रहा है तुरंत तुरंत। तो उसको नया डेटा कैसे मिलेगा, तो उसको नया डेटा मिलेगा कैशिंग फिर कैशेज हैंडल करने से। ठीक है, तो हम लोग कैशिंग इम्प्लीमेंट करना ही सब कुछ नहीं होता, उन कैशेज को हैंडल करना भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मतलब हमको ध्यान रखना है कि उन कैशेज को हम कैसे हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, और उन कैशेज को हैंडल करने के लिए हमारे पास कुछ कुछ कैशे मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, लाइक हेज़ल कास्ट, जिसके ऊपर मैंने बात करी है उस वीडियो में, तो उस वीडियो में आप पूरा समझ सकते हो कि कैशेस को हम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, कैसे हम कैशिंग इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको उनके बारे में समझना है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग हेज़ल कास्ट की बात नहीं करेंगे। या फिर और तरीके होते हैं, रेडिस के बारे में आपने सुना होगा, तो रेडिस कैशेज होते हैं। ठीक है, उसके थ्रू भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं अपने कैशेज को। ठीक है, हालांकि अभी हमको देखना है कि हम कैशेस कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, हो गया जी। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे हम लोग कैशे मैनेज करने की बात कर रहे थे, तो हेज़ल कास्ट अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो हेज़ल कास्ट क्या करता है, जैसे ही बैकएंड में कोई डेटा अपडेट होता है, ठीक है, लेट्स से सेकंड यूज़र का डेटा अपडेट हो रहा है बैकएंड में, तो क्या करेगा, जो टेम्प्रेरी मेमोरी में मेरा डेटा स्टोर है ना उस पर्टिकुलर यूज़र के लिए, उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए, वो क्या करेगा, उस डेटा को अपडेट कर देगा नए डेटा से। ठीक है, हर बारी वो सर्वर बी के अंदर वो लॉजिक लिखा होगा। ठीक है, वो क्या करेगा, परमानेंट डेटा से टेम्प्रेरी डेटा को अपडेट कर देगा, सिंक कर देगा, फिर ताकि अगली बार से जब कोई कैशिंग वाली रिक्वेस्ट आई तो हम लोग को क्या मिलेगा, अपडेटेड डेटा मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ओके, हो गया जी। अभी फ़िलहाल हमको देखना है कि हमको कैसे ये टाइम रिड्यूस करना है। ठीक है, ये जो 3 सेकेंड इतना बड़ा टाइम लग रहा है, ये कैसे रिड्यूस हो, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम इम्प्लीमेंट करेंगे कैशेस का।
ठीक है जी। अच्छा, अब कैशेज़ कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक पैकेज होता है, ठीक है, या फिर डिपेंडेंसी कह सकते हो, जो स्प्रिंग हमको इनबिल्ट आउट ऑफ द बॉक्स देता है, ठीक है। अब वो कैसा पैकेज है, लेट्स सी। इनिशियलाइज़र हम लोग देख लेते हैं कैसे उसको लिखना है, ठीक है। हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। अगर आप ये स्प्रिंग इनिशियलाइज़र पे जाओगे और यहाँ पे लिखोगे कैशेज़, ठीक है, तो आपको दिखेगा स्प्रिंग कैशे एब्स्ट्रैक्शन एक पैकेज है, ठीक है। और ये क्या बोलता है, प्रोवाइड्स कैशे रिलेटेड ऑपरेशंस सच एज द एबिलिटी टू अपडेट द कंटेंट ऑफ द कैशेज बट डज नॉट प्रोवाइड द एक्चुअल डेटा स्टोर, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसकी डिपेंडेंसी निकाल लेते हैं, ठीक है। इसकी डिपेंडेंसी क्या है, ये है इसकी डिपेंडेंसी, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो इसकी डिपेंडेंसी यहाँ से और अपने कोड में ऐड कर सकते हो, ठीक है, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं। मैंने क्या किया, पॉम में जाके यहाँ पे जाके डिपेंडेंसी ऐड कर दी। ओके, हो गया जी। आई थिंक कुछ मिस हो गया जी, ठीक है, ठीक हो गया, अब ठीक हो गया, ठीक है। अब हमारे पास आ गई है इसकी डिपेंडेंसी। तो क्या अभी डिपेंडेंसी आने से ही हमारी कैशिंग हो जाएगी? क्या लगता है? मैंने सिर्फ ये डिपेंडेंसी ऐड करी, क्या हमारी कैशिंग हो जाएगी? लेट्स सी, ठीक है, करके देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, जस्ट डिपेंडेंसी ऐड करी है अभी, ठीक है। और हम क्या करेंगे, फिर से हिट करके देखेंगे एपीआई को, ठीक है। तो मैंने फिर से हिट करके देखी, पहली बारी में 3 सेकंड ले रहा है, ठीक है। देखते हैं दूसरी बारी में कितना ले रहा है। ओ माय गॉड, फिर से टाइम ले रहा है। इसका मतलब कैशिंग इंप्लीमेंट अभी नहीं हुई है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने जस्ट डिपेंडेंसी ऐड करी है, हमने अपने प्रोग्राम को तो बताया ही नहीं है कि हमको कैशिंग यूज़ करनी है, ठीक है। तो वो कैसे बताएंगे हम? वो बताएंगे हम अपने मेन एप्लीकेशन के अंदर जाके। हम बोलेंगे भाई अपने मेन एप्लीकेशन को तू एनेबल कर, क्या एनेबल कर कैशिंग, ठीक हो गया। हम लोगों ने क्या बोला उसको, एनेबल कर कैशिंग, ठीक है। अब क्या एनेबल करने के बाद हमारा काम बन जाएगा? क्या एनेबल करने के बाद हमारे कैशिंग इम्प्लीमेंट हो गई है? आओ देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एनोटेशन जस्ट एनेबल कैशिंग लगाया और उसके बाद दोबारा से हिट किया। चलो ठीक है, पहली बार में 3 सेकंड का रिक्वेस्ट लेगा, नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। आई, ये तो फिर से 3 सेकंड का ले रहा है। इसका मतलब कैशिंग अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, ठीक है। और क्यों नहीं हुई है, आओ देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग जाते हैं एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि हमने उसको बताया ही नहीं है कि हमको किस एपीआई के लिए कैशिंग इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है जी। तो हम लोग को बताना होगा कि यार इस एपीआई को तो कैश, मतलब इस एपीआई में जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो इसको क्या करेगा, इसका रिस्पॉन्स कैप्चर करके रख लेगा टेम्परेरी स्टोर में, ठीक है। तो इस एपीआई में हमको कैशिंग लगानी है, हम कैसे बताएंगे? इसके लिए भी हमारे पास एक वो होता है, क्या नाम बोलते हैं, एनोटेशन होता है कैशेबल, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या एनोटेशन होता है, कैशेबल, ठीक है। तो क्या अभी कैशेबल लगाने के बाद हमारी कैशिंग इम्प्लीमेंट हो जाएगी? आओ देख लेते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ कैशेबल लगाया और मैं रन कर रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और मैं हिट करके देखता हूँ। ओ माय गॉड, ये तो कुछ फट गया। क्यों फटा? क्योंकि आओ देख लेते हैं एरर क्या बोला इसने। ओ ओके, अच्छा, हम लोगों ने कंट्रोलर एडवाइस लगा रखा है इसलिए प्रॉपर एरर इसने यहाँ प्रिंट नहीं किया है। बट आई थिंक ये इसलिए फटा है क्योंकि हम लोगों ने कैश का कोई नाम नहीं दिया है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना मिस कर गया कि जो कैशिंग होती है, राइट, मैंने आपको बताया ना टेम्परेरी डेटा स्टोर में रखता है वो हमारा डेटा। अब वो टेम्परेरी डेटा स्टोर क्या होता है? वो होता है तुम्हारा कोई भी, लेट्स से कोई हैश मैप, ठीक है, लेट्स से कंकरेंट हैश मैप, लेट्स से क्या, वो कंकरेंट हैश मैप में ही अंदर मेमोरी में डेटा स्टोर करके रखता है, ठीक है जी। तो अब वो कंकरेंट हैश मैप में डेटा स्टोर कर रहा है, तो कैसे करेगा? जितने बार भी हम एपीआई कॉल करेंगे उसको एक नया हैश मैप बनाना पड़ेगा, राइट। तो हैश मैप बनाने के लिए वो नाम क्या देगा उस हैश मैप का, जो हम लोग यहाँ पे अपने कैश का नाम देंगे, राइट। तो वी मस्ट नीड टू स्पेसिफाई ए कैश नेम, ठीक है। तो वो हम लोग कैश का नेम कैसे देते हैं, हमारे पास एक पैरामीटर होता है वैल्यू, और ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। इसको लेट्स से मैं ये नाम दे देता हूँ, माई कैश नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, जैसे ही मैं इस एपीआई को हिट करूँगा, ये बैकएंड में क्या करेगा, ये तो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा, बैकएंड में एक कॉन्करेंट हैश मैप बनाएगा माई कैश नाम का, ठीक है, और उसके अंदर इसका डेटा स्टोर कर देगा जो इसने प्रोसेस करके रखा था, ठीक है। तो क्या इतने को इम्प्लीमेंट करने से हमारा काम बन जाएगा? आओ देख लेते हैं।
ठीक है, क्या इससे हमारी कैशिंग हो रही है? आओ देखते हैं। अब लॉजिक वाइज तो देखो हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, उसको बताया भाई कि पहले तो हमारे प्रोग्राम में कैश एनेबल कर, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि ये एपीआई हमारी क्या है, कैशेबल एपीआई है, ठीक है। और कौन सा कैश तेरे को बनाना है बैकएंड में, माई कैश नाम का, मतलब जो तेरे को हैश मैप बनाना है वो माई कैश नाम का होगा, ठीक है। तो हमने सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन उसको दे दी है, ठीक है। तो जब मैं इसको हिट करूँगा, इस रिक्वेस्ट को हिट करूँगा पहली बार में, चलो ठीक है वो 2 सेकंड मतलब 3 सेकंड लेगा, विच इज़ ओके, विच इज़ एक्सपेक्टेड। बट अब मैं इसको हिट करूँगा तो देखो, सी गाइस, जादू देख रहे हो आप, इस बार ये मिली सेकेंड्स में हो गया है, ठीक है। मैं दोबारा इसको हिट करूँगा, देखो मिली सेकेंड्स में हो रहा है, ठीक है। देखो गाइस, मिली सेकेंड्स में हो रहा है, समझे? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कैशिंग हमारी इम्प्लीमेंट हो चुकी है ना। कितनी बढ़िया बात है, कितना ही ईजी है कैशिंग इम्प्लीमेंट करना। हो गए खुश? नहीं, यहाँ खुश नहीं होना है, यहाँ तुमको सवाल करना है। क्या सवाल करोगे? यहाँ तुमको सवाल करना है कि यार ये कैशिंग इम्प्लीमेंट तो हुई है, ठीक है, बट तूने तो स्टार्टिंग में बोला था कि यार कैशिंग क्या करता है, सेम टाइप की मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, ठीक है। अब लेट्स से अगर मैं दूसरी टाइप की रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर दूसरा यूज़र इसी को ही एक्सेस करना चाहता है, इसी एपीआई को। लेट्स से मैं दूसरा यूज़र हूँ, कोई तीसरा बंदा आया सिस्टम में बैठा, उसने इसको हिट किया, तो इसको तो कैश वाला डेटा मिला, तो वो आइडेंटिफाई कैसे होगा कि हर रिक्वेस्ट यूनिक है? हालांकि वो मल्टीपल टाइम्स आ रही है, विच इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। उसको हैंडल करने के लिए हमने कैशिंग लगा दी, बट वो रिक्वेस्ट यूनिक है, वो कैसे पता लगेगा? हर रिक्वेस्ट को यूनिक बनाने के लिए हमारे पास एक आईडी होनी चाहिए, ठीक है। जो आपने मैक्सिमम टाइम सुनी होगी, कोरिलेशन आईडी या फिर यूनिक आईडी, जो हम लोग हेडर्स वगैरह में एक्स करके देते हैं, राइट। तो इधर भी हम लोग क्या करते हैं, हर रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर एक हेडर में आईडी पास करा लेते हैं, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ एक्स आईडी दे देता हूँ। ज़रूरी नहीं है इस फॉर्मेट में लिखना है, बट एक काइंड ऑफ यू कह सकते हो कि एक फॉर्मेट होता है लिखने का, ठीक है। अगर आप ये यूनिक आईडीज़ पास कराते हो तो इस फॉर्मेट में लिखी जाती है। आप चाहो तो नॉर्मल आईडी भी पास करा दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट आप क्या कर सकते हो, आप एक्स आईडी करके पास करा सकते हो या फिर एक्स कोरिलेशन आईडी करके पास करा सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्स आईडी करके पास कराते हैं। चलो एक्स भी मारो गोली, आपकी ईज के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल आईडी रखता हूँ, ठीक है। अब लेट्स से इस आईडी को मैं देता हूँ 1 2 3 4, तो इस आईडी से मेरे को समझ में आएगा कि ये एक यूनिक रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट बंदा आएगा, ठीक है, वो नई रिक्वेस्ट ट्रिगर करना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, आईडी अपडेटेड आईडी लेके आएगा, ठीक है। अगर अपडेटेड आईडी नहीं होगी, विच मीन्स कि वो एग्जिस्टिंग आईडी में ही ट्रिगर कर रहा है, ठीक है जी, ठीक हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, इस आईडी को यहाँ रखा और उसके बाद हम लोग ट्रिगर कर रहे हैं, बट क्या हो रहा है, देखो आईडी ट्रिगर हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, एपीआई ट्रिगर हो रही है, बट इस आईडी का कोई यूज़ ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इसको मैप ही नहीं करवा रखी है, ठीक है। तो हम फटाफट से क्या कर लेते हैं, इस आईडी को मैप भी करवा लेते हैं। लेट्स से मैं इसको लिखता हूँ रिक्वेस्ट हेडर, ठीक है जी। और ये हेडर हमारा क्या है, ये हेडर हमारा है आईडी, ठीक है। अब ये आईडी वो आईडी कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं ये वाला आईडी कर रहा था, ठीक है। ये आईडी अलग है, चलो इसको ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, कन्फ्यूजन हो जाएगी वरना, एक्स आईडी लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम एक्स आईडी लिख देते हैं, यहाँ पर भी हम लोग मेंशन कर देते हैं एक्स आईडी, ठीक है। और इसका नाम हम लोग मेंशन करेंगे किस पे, स्ट्रिंग में कर लेते हैं लेट्स से, या फिर इंट में कर लेते हैं, ठीक है। इंटीजर नंबर है तो इंटीजर नंबर हम एक्स आईडी करके भेज रहे हैं, ठीक है। इससे हम लोग क्या करेंगे, आईडी स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। आईडी के बेसिस पे हमारा क्या होगा, आईडी के बेसिस पे हमारी कैशिंग होगी, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, ये आईडी यहाँ रख दिए, तो क्या अब इसको रखने से हमारी कैशिंग में कुछ अंतर आएगा? क्या लगता है आपको? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने जस्ट यहाँ पे मैप करा रखा है, ये तो नॉर्मल स्प्रिंग बूट का पार्ट है ना। मुझे इस कैशे को भी बताना पड़ेगा कि भाई ये आईडी के बेसिस पे तुझे कैशिंग करनी है, ठीक है। और वो मैं कैसे बताऊँगा, मैं बताऊँगा कि भाई मेरे पास एक पैरामीटर होता है की, ठीक है। मैं बताऊँगा कि देख जो तू कैश करेगा ना, उसके लिए तू की लेना इस एक्स आईडी को, ठीक है जी। तो मैं उसको बता रहा हूँ कि तू की लेना इस एक्स आईडी को, बट इसको देने का तरीका होता है कि आगे हैश लगाओ, ठीक है। इसका मतलब कि तू क्या कर, कैशिंग कर इस आईडी के बेसिस पे, जब भी ये आईडी सेम आएगी, ठीक है, तब तू मुझे कैश डेटा रिटर्न करना। जब भी ये आईडी अलग अलग आएगी तो मुझे उस रिक्वेस्ट को एज अ न्यू रिक्वेस्ट ट्रीट करना, ठीक है। आओ इसको टेस्ट करके भी देख लेते हैं, ठीक हो गया जी।
हम लोगों ने करा कोड को रन, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है आप फिर से वीडियो देखो, आपको शायद कॉम्प्लेक्स लग सकता है, और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप मेरी वो प्रीवियस वाली वीडियो देखना, उसमें मैंने डिटेल में बात कर रखी है, ठीक है। तो आपको वहाँ से बेटर समझ में आएगा, उधर भी ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इस चीज़ को। अब क्या है, हमारे पास XID 1 2 3 4 है, ठीक है, और हम लोग को सेकेंड एम्प्लॉय का डेटा चाहिए। तो ये मेरी एक नई रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब देखो मैं क्या चीज़ बोलना चाह रहा था बेसिकली आपको, ये देखो ये क्या हुआ, पहली बारी में 3 सेकेंड चला, विच इज़ एक्सपेक्टेड, ठीक है, क्योंकि पहली रिक्वेस्ट थी। अब क्या होना चाहिए, सेम आईडी है हमारी, ठीक है, सेम XID है हमारी, और जब मैं सेम XID यूज़ कर रहा हूँ, एक बार मेरी वो ऑलरेडी रिक्वेस्ट प्रोसेस कर चुका है, अगली बार से मुझे कैश डेटा देगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने सेंड किया, देखो कैश डेटा मिला मुझे मिली सेकेंड्स के अंदर, मैंने दोबारा हिट किया, देखो मैंने दोबारा हिट किया, देखो मिली सेकेंड्स में मिल रहा है, राइट। अब देखो क्या तरीका है, अगर मैं इसका एम्प्लॉय का नाम भी चेंज, मतलब एम्प्लॉय की आईडी भी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, और मेरे पास XID क्या है, सेम है, तो ये मुझे क्या करेगा, कैश डेटा ही देगा, ठीक है। तो मुझे पुरानी रिक्वेस्ट की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि हमने कैशिंग करी है इस आईडी के बेसिस पे, ठीक है। अब तुम बोलोगे यार तुमने तो 1 डेटा मांगा था, ठीक है, बट ये डेटा 2 दे रहा है। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई है, इस चीज़ को मैनेज कौन करता है, हेज़ल कास्ट, ठीक है। इसके लिए मैनेज करने के लिए हमारे पास होते हैं कैशे मैनेजर्स। तो हमको हेज़ल कास्ट भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि हम ऐसी कोई सिचुएशन में आए तो हमको अपडेटेड डेटा मिले, ठीक है जी। तो उसके लिए आपको वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। अभी हम लोग फिलहाल फोकस करते हैं कैशिंग पे। अच्छा, अब आप बोलोगे यार ये तो फिर ऐसे ही दे रहा है, क्या बात होगी यार, ये सेकंड हम लोग एम्प्लॉय का डेटा मांग रहे हैं तो ये कैश डेटा दे रहा है, क्योंकि ये सेम रिक्वेस्ट है जो मल्टीपल टाइम्स हिट हो रही है, ठीक है। अब नई रिक्वेस्ट के लिए मुझे क्या करना है, जस्ट आईडी अपडेट कर देनी है, मैं अपनी आईडी अपडेट कर दूंगा, तो ये क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को एज ए न्यू रिक्वेस्ट ट्रीट करेगा, ठीक है। ये देखो गाइस, अब क्या करने लग गए, फिर से प्रोसेस करने लग गया, इसने फिर से प्रोसेस किया, 3 सेकंड लगाया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दोबारा से हिट किया तो मुझे कैश डेटा मिला। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि पहले वाली आईडी का क्या हुआ, क्या पहली वाली आईडी भी उसने अभी तक कैश करके रखी है। आओ देख लेते हैं, पहली वाली आईडी हमारी क्या थी, 1 2 3 4 थी, तो गाइस कैश करके रखी है, क्यों, क्योंकि ये मैप में स्टोर है, राइट, टेम्प्रेरी मैप में स्टोर है। तो पहली वाली आईडी भी हमारे पास है, जो नई रिक्वेस्ट आई वो भी हमारे पास है, और नई रिक्वेस्ट आएंगी वो भी हमारे पास होंगी, ठीक है। अब तुम बोलोगे यार कि तुम तो सारी रिक्वेस्ट हैश मैप में स्टोर कर रहे हो, तो हैश मैप भरेगा नहीं क्या, है, हैश मैप तो भर जाएगा, मेमोरी तुम्हारी आउट ऑफ स्टैक हो जाएगी एक टाइम के बाद, है ना। जी हाँ, वो प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग टाइम आउट लगाते हैं अपनी इन आईडीज़ पे। मतलब हम कैशे मैनेजर्स के थ्रू टाइम आउट लगाते हैं। हम नॉर्मली टाइम आउट नहीं लगा सकते, हमको उसको लगाने के लिए भी क्या चाहिए होंगे, कैशे मैनेजर्स चाहिए होंगे। तो हम कैशे मैनेजर्स को बोलते हैं, मतलब कैशे मैनेजर मतलब हेज़ल कास्ट, रेडिस, ये सब। तो हम कैशे मैनेजर को बोलते हैं कि तू ये जो यूज़ कर रहा है आईडी कैशिंग के लिए, ठीक है, इसको 5 मिनट के बाद रिलीज़ कर देना, इस आईडी को अपनी मतलब मेमोरी से फ्लश कर देना। क्यों, क्योंकि चांसेस है कि मल्टीपल रिक्वेस्ट विद इन 5 मिनट ही आए, है ना। मतलब कभी बार क्या होता है, कुछ फेलियर हो जाता है जिसकी वजह से रिक्वेस्ट नहीं आती, जो रीट्राई होता है, ठीक है। तो वो रीट्राई लेट्स से 5 मिनट का है, 1 दिन का है, 2 दिन का है, उसके बाद हम लोग टाइम आउट लगाते हैं कि वो रिफ्रेश हो जाए या फिर फ्लश हो जाए उसकी मेमोरी से, ताकि उसकी मेमोरी भी तो रिलीज़ हो ना, वरना तो ऐसे मेमोरी भरती रहेगी, क्योंकि हैश मैप है, अनटिल जब तक वो एप्लीकेशन या पॉड रीस्टार्ट नहीं होता है ना। क्योंकि रीस्टार्ट होगा तभी जाके तो जो इन मेमोरी हमारा वो हैश मैप बना हुआ है वो फ्लश आउट होगा, राइट। उसके लिए हमको सेट करना पड़ता है टाइम आउट, और टाइम आउट किसकी मदद से सेट करते हैं हम लोग, वो हम सेट करते हैं हेज़ल कास्ट की मदद से, ठीक है गाइस। तो समझ में आया। अगर आपको हेज़ल कास्ट के बारे में समझना है, तभी मैंने आपको बोला था कि हेज़ल कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग कैशेज नॉट इनफ टू हैंडल और इम्प्लीमेंट स्प्रिंग कैशेज इन आवर एप्लीकेशन, ठीक है। उसके साथ हमको एक कैशे मैनेजर का यूज़ करना ही करना पड़ेगा टू मैनेज दैट कैशे, ठीक है जी। क्योंकि अकेले स्प्रिंग कैशे में उतना पावर नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें कर सकें, इसलिए हम लोग को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है कैशे मैनेजर उसके साथ। जैसा कि मैंने यूज़ किया था हेज़ल कास्ट, जो कि बहुत पॉपुलर है आईटी इंडस्ट्रीज़ में। हेज़ल कास्ट हो गया, रेडिस हो गया और EH कैशेज़, ये 3 कैशे मैनेजर है जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वाइडली यूज़ होते हैं आईटी इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। इसलिए अगर आपको पता करना है कि कैसे मैनेज करना है कैशेज़ को, तो आप जाके वो वीडियो को पक्का देखिए, ठीक है गाइस। तो कैशिंग के अंदर हमारा मेनली यही था। अगर आपको और डिटेल में जानना है आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो, मैं इसको लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, ठीक है। तो कैशेज़ हम लोगों ने ऐसे इम्प्लीमेंट करके अपनी API को और पावरफुल बनाया, ठीक है, और रेस्ट APIs के स्टैंडर्ड्स में ला के रखा,
ठीक है जी। तो अगर हमारी एपीआईज में कैशिंग लगी हुई है, वेल एंड गुड, हमारी एपीआई रेस्ट एपीआई की कैटेगरी में है। क्यों? क्योंकि अब हमारी एपीआई इतनी कैपेबल हो गई है कि वो सेम टाइप की मल्टीपल रिक्वेस्ट हैंडल कर सकती है, ठीक है, और डिफ्रेंशिएट कर सकती है कि एक रिक्वेस्ट दूसरी रिक्वेस्ट से कैसे अलग है। कैसे अलग है? इस आईडी के थ्रू अलग है, ठीक है जी। तो अब हमारी क्या होगी, एपीआई और मस्त बन गई है, ठीक है। अब वो और प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकती है, कैशिंग वाली प्रॉब्लम भी उसने हैंडल कर ली, है ना। तो ये एक चीज़ हो गई, ठीक हो गया जी। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने कैशिंग भी देख ली है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ में। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, ठीक है। अभी की वीडियो में हम देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट, कि हम लोगों ने अपनी एपीआईज तो बना ली, ठीक है, अब उसको डॉक्यूमेंट भी तो करना है। डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे? क्या हम हाथ से लिखेंगे डॉक्यूमेंटेशन? यस, वो एक तरीका है, बट कोई पसंद नहीं करेगा कि हर एपीआई को रीड करके उसके पूरी डॉक्यूमेंटेशन लिखे कि वो एपीआई क्या कर रही है, ठीक है, उस एपीआई में क्या रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है, एक डमी रिक्वेस्ट भी भेजना, ठीक है, उसके बाद उससे क्या क्या रिस्पॉन्स आ सकता है उस एपीआई से, उन रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, इफ़ अगर कोई रिस्पॉन्स बॉडी आ रही है तो उस रिस्पॉन्स बॉडी का मतलब क्या है, क्या फॉर्मेट है। तो ये सारी चीज़ें हमको मेंशन करनी पड़ती हैं, किसमें? एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक हो गया जी। अच्छा, और ये करेंगे कैसे फिर? हाथ से लिख के? मर्जी है तुम्हारी, मतलब तुमको अगर बहुत काम करना है तो तुम हाथ से भी लिख सकते हो, बट वी हैव अदर टूल्स एज वेल, ठीक है, टू डू दिस थिंग। तो जैसे जो कि बहुत पॉपुलर, जो वाइडली यूज़ होने वाला टूल है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आईटी इंडस्ट्रीज़ में, वो है स्वैगर, ठीक है। तो स्वैगर क्या है? स्वैगर वो टूल है जो हमको एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में मदद करता है, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोगों ने और भी सुने होंगे, स्वैगर होता है, एपीआई होता है, बट स्वैगर इज़ लाइक वेरी पॉपुलर टूल, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा कि सोचा होगा कि यार स्वैगर एक टूल है, उसमें क्या होता है, मतलब उसमें क्या कर सकते होंगे। इमेजिन करो आप लोग, ठीक है, कि यार स्वैगर इसने बोला कि एक टूल है जो डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करता है, तो वो कैसे हेल्प करता है? वो टूल के अंदर भी तो हमको कोई डेटा फीड करना होता होगा, है ना, तभी तो उसको कहीं जाके प्रॉपरली राइट करता होगा, है ना। यस, हमको उसमें डेटा फीड करना होता है, और उसी डेटा को हम लोग बोलते हैं क्या? ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन, ठीक है, कि हमको कौन कौन सा डेटा उसके अंदर डालना है वो लिखा होता है सब ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन के अंदर। तो आप कभी भी नाम सुनते हो स्वैगर का तो उसके साथ ओपन एपीआई का नाम पक्का ही आएगा, या फिर ओपन एपीआई सुनते हो उससे आप समझ सकते हो कि स्वैगर की बात हो रही है, ठीक है जी। अब लोग पूछते हैं कि यार स्वैगर और ओपन एपीआई में डिफरेंस क्या है? फिर इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ओपन एपीआई एक स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, कि कौन कौन सा डेटा हम लोगों ने ऐड करना है, ठीक है, और स्वैगर क्या है? स्वैगर टूल है, ठीक है। स्वैगर यूज़ करता है ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशंस टू क्रिएट द एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, ठीक हो गया जी। अगर इन डेप्थ जाना है, इन डेप्थ सीखने का मन है, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप उसको जाके आराम से देख सकते हो। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है। अच्छा, तो हम लोग अपनी एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाएं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पास ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन होता है, हमारे पास स्वैगर होता है, राइट। अब उसको अपनी कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करें? अगेन हमारे पास लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारे पास ओपन एपीआई की लाइब्रेरी है जिसको हम यूज़ करके अपने कोड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे हम वो भी देखेंगे, कितना ईजी होता है करके, ठीक है। तो अगर मैं ये लिखूँ ओपन एपीआई स्प्रिंग बूट, अगर मैं लिखूँ तो दे हैव दिस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कॉल springdoc.org, ठीक है। तो हम इस पे आ जाएंगे। तो अगर आप इसका पेज खोल के देखोगे, राइट, आपको इसके पेज में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। हम देखते हैं क्या क्या है, ठीक है, काम का हमारा, ठीक है जी। तो क्या हुआ, हम लोगों को ये पेज मिला, ओके, हम लोगों ने पढ़ा, ओके, दिस इज इज लेटेस्ट ओपन सोर्स, दिस इज इज, ओके जी, ठीक है। हम थोड़ा नीचे आए, इसके बारे में अगर आपको समझना है तो आप समझ सकते हो कि स्प्रिंग डॉक ओपन एपीआई जावा लाइब्रेरी हेल्प्स टू ऑटोमेट द जनरेशन ऑफ एपीआई डॉक्यूमेंटेशन यूजिंग स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट्स। तो अगर आपको स्प्रिंग बूट में एपीआई डॉक्यूमेंटेशन करना है तो आप इस लाइब्रेरी को आराम से यूज़ करके सब कुछ ऑटोमेट कर सकते हो। आपको हाथ से लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, सिर्फ इस डिपेंडेंसी को ऐड करके ही पूरी डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर सकते हो। यस, जी हाँ माय फ्रेंड। और अगर आपको उस डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी उसने जनरेट कर रखा है डॉक्यूमेंट, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको उसमें भी चेंजेस करने, तो फिर आप क्या कर सकते हो, अपने एनोटेशंस यूज़ कर सकते हो। मतलब इसमें कुछ एनोटेशंस आते हैं, आप उन एनोटेशंस की मदद से क्या कर सकते हो, वो जो डॉक्यूमेंटेशन में चीज़ें हैं उनको चेंज कर सकते हो।
आओ हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि दिस लाइब्रेरी सपोर्ट्स ओपन API 3, स्प्रिंग बूट वर्जन 3, जावा 17 एंड जकार्ता E9 एंड दिस स्वैगर UI भी देखो, मैंने बोला था ना OAuth 2 भी हमारे पास इसमें मिल जाता है, ये सब चीज़ें हमको इसमें मिल जाती हैं। ओके, अच्छा, अगर हमको अब गेटिंग स्टार्ट करना है तो हमारे पास वी हैव दिस डिपेंडेंसी विच वी नीड टू यूज़, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट जावा 17 यूज़ कर रहा है और स्प्रिंग बूट वर्जन 3 हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वी कैन यूज़ दिस वन। अगर आपका प्रोजेक्ट जावा 17 से नीचे है या फिर आप स्प्रिंग बूट 3 से नीचे वाले वर्जन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को दूसरी डिपेंडेंसीज यूज़ करनी होती है, ठीक है। वो डिपेंडेंसी होती है आई गेस, आई थिंक इन लोगों ने अब वो अपडेट कर दिया है वो चीज़, ठीक है। लास्ट टाइम जब मेरे को ये इशू आया था तो मैंने वो लास्ट वाली वीडियो में मेंशन किया था, तो आप वो चीज़ देख सकते हो। आई थिंक अब ये लोग ने इसी में सॉरी, तो आई थिंक इन लोगों ने इसी में ही चेंजेस सारे मिक्स कर दिए, तो आई थिंक दिस इज़ द ओनली डिपेंडेंसी विच वी कैन यूज़, ठीक है। तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने पॉम में डाल लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसको अपनी पॉम में डाला, विल रिफ्रेश आवर पेज। अच्छा, तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या गाइस इसको पॉम में ऐड करने से हमारा डॉक्यूमेंटेशन बन जाएगा? क्या लगता है? आओ चेक कर लेते हैं। अगर मैंने इसको सिर्फ ऐड किया है, ठीक है, मैंने इसको सिर्फ ऐड कर रखा है और मैं अब रन कर रहा हूँ एप्लीकेशन बेसिकली, ठीक है। ये एप्लीकेशन रन हुई, कोई एरर तो नहीं है, नहीं होना चाहिए, नहीं है, ठीक है। और पोर्ट 8080 पे चीज़ें चल रही हैं, तो मैं क्या करूँगा, इधर जाऊँगा, लोकल होस्ट पोर्ट 8080, ठीक है, स्वैगर UI.html, ठीक है। स्वैगर मतलब जैसे हम लोग स्वैगर इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कोड पे, तो इस पाथ पे, इस पर्टिकुलर पाथ पे स्वैगर UI.html पे हमारा क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी बन के आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप पूछोगे कि यही फिक्स UI होता है, मतलब यही फिक्स URL होता है या फिर एंड पॉइंट होता तो यही फिक्स है, बट यू कैन ऑल्सो चेंज इट, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि इसे चेंज करना है, वो सारी चीज़ आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगी। अब जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो गाइज देखो, हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने बस डिपेंडेंसी ऐड करी, हमारा डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी बन के आ गया, ठीक है। तो स्वैगर इतना स्मार्ट होता है कि बस वो क्या करता है, हमारी पूरे कोड को स्कैन करता है और जितनी भी APIs उसको दिख रही हैं उन सारी APIs को डॉक्यूमेंट ऑलरेडी कर देता है, ठीक है गाइस। तो आप जैसे देख सकते हो कि ये हमारा बन के आ चुका है पूरा डॉक्यूमेंटेशन। बट आप सोचोगे यार ठीक है, तेरे को APIs तो उसने दिखा दी, जैसे लेट्स से हम लोग को फेच एम्प्लॉय बाय ID वाली API देखनी थी, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने XID भी लिया था ना कैशिंग के लिए, तो इसने XID भी यहाँ पे भेज दिया, ओके हो गया जी। उसके बाद ID इंटीजर भी भेज दिया, ठीक है। ये बोल रहा है कि रिस्पॉन्स हमारा हो सकता है इसका 200, ओके, ठीक है। बट ये क्या है, ये डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंटेशन है। ये उसने क्या किया है, जस्ट हमारी API स्कैन करी है और उसको जो जो लग रहा था कि भैया ये रिस्पॉन्स भेज रही है 200, ठीक है, बेसिकली उसने हमारे क्या किया, कंट्रोलर स्कैन किया, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ एम्प्लॉय कंट्रोलर, तो इस API के लिए, ठीक है, उसने क्या किया, इस कंट्रोलर को स्कैन किया। अब कंट्रोलर को स्कैन करने के बाद उसने देखा कि भैया ये रिटर्न कर रही है सिर्फ ओके, ठीक है। तो उसने यहाँ पर क्या मेंशन किया कि भैया इसमें रिस्पॉन्स आ सकता है ओके, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्रोलर में तो क्या आ सकता है, रिस्पॉन्स हमारा नॉट फाउंड भी आ सकता है, रिस्पॉन्स हमारा टू मैनी रिक्वेस्ट भी आ सकता है ना। और अगर कुछ नहीं हो रहा तो रिस्पॉन्स हमारा 500 इंटरनल एरर भी आ सकता है, बट वो तो इसने शो नहीं किया। हाँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो सिर्फ API रीड करता है, ठीक है, और जो उसको समझ में आता है वो उसका डॉक्यूमेंटेशन बना के रख देता है। जैसे कि आप ऊपर भी देख रहे होंगे, यहाँ पे जो इसने डॉक्यूमेंटेशन बनाई है, राइट, उसका प्रोजेक्ट का नाम भी क्या दे रखा है, ओपन API डेफिनेशन। अब आपके पास इतना प्रोविज़न है कि आप ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हो, यूजिंग एनोटेशंस एक तरीका, यूजिंग कॉन्फिग फाइल्स दूसरा तरीका, ठीक है। तीसरा कि खुद का YAML फाइल बनाओ, ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे तो स्वैगर का ना एक ऑनलाइन एडिटर भी आता है, स्वैगर एडिटर, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो खुद की स्वैगर YAML फाइल बना सकते हो, ठीक है। जैसे ही खुद की स्वैगर YAML फाइल बनाओगे, अपने प्रोग्राम से रन करोगे, तो आपको जैसा आपने YAML फाइल में ऐड किया होगा आपको सब दिखेगा। ये खुल क्यों नहीं रहा, आई डोंट नो, ठीक है, बट आपको दिखेगा। तो 3 तरीके हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं।
ठीक है। अगर आप मान लो जैसा इस API के बारे में हम बात कर रहे थे, राइट, इसमें दिखा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट उसने क्या डिटेक्ट किया कि ये 200 ओके देगा, विच इज़ गुड, ठीक है। बट उसके साथ साथ ये 400 भी दे रहा है, ठीक है। क्या टू मैनी रिक्वेस्ट क्या होता है, वो 423 होता है कि 493 होता है, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, वो भी रिटर्न कर रहा है और 500 भी रिटर्न कर रहा है, बट इसमें तो मेंशन नहीं था। तो अब वो आपका काम है कि आप स्वैगर में वो चीज़ें इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्यों बनाने हैं वो तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। डॉक्यूमेंटेशन की नीड इसलिए होती है ताकि अगर हम किसी क्लाइंट को अपना API यूज़ करने को दे रहे हैं तो वो परेशान ना हो कि ये API करता क्या है, ठीक है, उसको तुरंत समझ में आ जाए। जैसे मान लो मैंने ये API किसी तीसरी कंपनी को दिया, उसको मेरी APIs यूज़ करनी है, ठीक है, तो अब वो जैसे ही मैं उसको API दूंगा ना, उसको समझ में आ जाएगा कि एम्प्लॉय कंट्रोलर्स की API है, ठीक है। इसका मतलब एम्प्लॉय यहाँ पर क्या है, डोमेन है, इसलिए डोमेन ड्रिवन डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिसोर्स क्या है, बेसिकली एम्प्लॉय है, ठीक है, ओके हो गया जी। अब वो देखेगा हमारी इस API को कि ये API करती क्या है, इसीलिए वर्जनिंग इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ वर्जन 1 लगा रखा है तो वो समझेगा कि ठीक है ये सारी की सारी क्या है, वर्जन 1 वाली APIs हैं, ठीक है। इसलिए डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग वर्जनिंग से, ठीक है, कि कौन सी APIs में हम काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद रिसोर्सेज की भी हमने बात कर ली। अच्छा, अब वो इस API को देखेगा, वो बोलेगा कि यार ये गेट API है, ठीक है, इसका मतलब कुछ तो ला रही होगी, HTTP मेथड्स आ गए इधर, ठीक है, कुछ तो ला रही होगी, ठीक है। अब क्या ला रही है, अब उसको ये समझ में ही नहीं आएगा, ये पेज क्या है, साइज़ क्या है। हमने जो डेवलप कर रखा है हमको पता है ये पेज और साइज़ क्या है, ये हम लोगों ने पेजिनेशन में इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है, बट क्लाइंट को तो नहीं पता ये पेज क्या है, साइज़ क्या है ना। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्लाइंट को बताएं कि ये पेज क्या है, साइज़ क्या है, या फिर उनको ये भेजने की ज़रूरत है भी कि नहीं है। नहीं है तो हम उनको शो ही नहीं करेंगे ये चीज़ें, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं अपने कोड के थ्रू। हमारे पास अलग अलग एनोटेशंस होती हैं, हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्फ़िग फाइल्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, बीन्स वगैरह बना के हम लोग कॉन्फ़िग फाइल के थ्रू ये पूरे पेज को अपडेट कर सकते हैं। तीसरा क्या था, पूरी YAML लिख सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग, ठीक है जी, ठीक हो गया। तो ये तीनों चीज़ अगर आपको देखनी है तो क्या करोगे आप देखोगे वो पुरानी वाली वीडियो। हालांकि उस पुरानी वाली वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ कॉन्फ़िग वाला मेथड देखा है। अगर स्टिल आपको चाहिए कि हम लोग तीनों तरीके से कैसे बना सकते हैं स्वैगर, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो कि आपको तीनों तरीके से समझना है प्रॉपरली कि हम लोग कैसे स्वैगर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको दिखा दिया कि डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट कैसे बनता है, राइट, और डॉक्यूमेंट्स का फ़ायदा क्या होता है, और डॉक्यूमेंट का क्या ज़रूरत, क्या चीज़ वो पूरी कर रहा है, राइट, क्लाइंट को इन्फॉर्म कर रहा है कि हमारी APIs क्या करती हैं, कैसी होती हैं, राइट। इसलिए हम लोग डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ करते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अच्छा, अगर मैंने आपको बताया कि अगर आपको डिटेल में समझना है तो या तो वीडियो देखो आप, ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने एक मेथड का डिस्कशन किया है, कॉन्फ़िग वाला मेथड, ठीक है, जिसमें हम लोग बीन्स बना के कॉन्फ़िग में जाके चीज़ें चेंज कर रहे हैं, तो आप वहाँ से वो देख सकते हो। अगर आपको YAML वाला मेथड भी देखना है और आपको एनोटेशंस वाले मेथड भी देखने हैं तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उनके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी निकाल दूंगा एज़ पर योर कमेंट्स और रिक्वेस्ट, ठीक है, ओके हो गया जी। तो हम लोगों ने किस चीज़ की बात कर ली है, हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन की बात कर ली है, हमने कैशिंग की बात कर ली है, और हमने बाकी सारी चीज़ों की बात भी कर ली है। तो अब क्या रह गया है, अब रह गया है हमारा सिक्योरिटी, ठीक है, वन एंड ओनली हमारा क्या रह गया है, सिक्योरिटी, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं सिक्योरिटी की। अच्छा, वो अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा खिंच गया होगा, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, ठीक है। पुरानी वाली वीडियोस जाके देखो कैशिंग और स्प्रिंग स्वैगर समझने के लिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है बेझिझक मेल कर सकते हो, कमेंट में लिख के पूछ सकते हो, ठीक है। कॉल्स मत करना प्लीज़ गाइस, मैंने देख रखा है लोग कॉल्स करते हैं, अब मेरे पास उस टाइम पे प्रॉपर टाइम नहीं होता, ठीक है, बट लोग कॉल्स करके भी पूछ लेते हैं। तो आई नो कि आप लोगों को ज़रूरत है, ठीक है, बट प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम भी समझो। तो आप लोग क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो, मैं मेल का डेफिनेटली रिप्लाई करता हूँ। लेट हो जाता है कभी कभार बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिप्लाई पक्का करता हूँ, ठीक है। और अगर आप कमेंट्स करोगे तो कमेंट्स का तो मैं तुरंत रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। मेल्स में कभी कभार टाइम लग जाता है क्योंकि बाकी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है गाइस। तो तब तक के लिए पुरानी वीडियोज़ देखो, ठीक है, इन्जॉय करो और वेट करो सिक्योरिटी वाली वीडियो का, उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है गाइस। तो until then, bye bye, keep learning, keep supporting, thank you.